भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म द अमृत पाठशाला में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 की अकाउंटेंसी में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज होता है आपके एग्जाम में, और साथ ही साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जिसका यूज करके आप क्लास 12 के अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। आपको ये बातें बहुत बड़ी लग रही होंगी कि सर 100 आउट ऑफ 100 क्या ये सच में पॉसिबल है? अरे यार पॉसिबल है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल स्ट्रेटजी। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, समझिए सबसे पहले कि सिलेबस क्या है, उसके बाद अंतिम में जो हम रणनीति बनाएंगे उसको भी सुन के जाइएगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हमें कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, तो टोटल आपके सिलेबस में 5 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यूनिट में आप पढ़ते हो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी गैर लाभकारी संगठन होते हैं, मतलब ऐसे संगठन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये आप फर्स्ट यूनिट में सीखोगे। सेकेंड यूनिट में आप पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में सीखोगे, पार्टनरशिप फॉर्म्स की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। क्लास 11th में आपने बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट आपको ये नहीं पढ़ाया गया होगा कि अकाउंटिंग कैसे पार्टनरशिप फर्म्स की जाती है। वो आप क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। थर्ड सेकेंड चैप्टर में पूरा आपका मतलब पार्टनरशिप के सारे अकाउंटिंग के चैप्टर्स आ जाएंगे सेकेंड यूनिट में। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पहला चैप्टर है, फिर गुडविल एक चैप्टर है, इसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर है, रिटायरमेंट है, डेथ है, ये सब हम पढ़ेंगे। पहले ये समझ लो कि टोटल 5 यूनिट्स में जो यूनिट नंबर 2 है उसमें आप पार्टनरशिप फॉर्म्स की अकाउंटिंग के बारे में पूरा सीखोगे। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 3 जिसमें आप पढ़ते हो कंपनी अकाउंट्स के बारे में। मेनली इसमें आप पढ़ते हो डिबेंचर, शेयर कैपिटल और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसमें कौन से आइटम्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ये आप यूनिट 3 में सीखोगे। यूनिट 4 में आप सीखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है। जो वित्तीय विवरण होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, उससे कैसे कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं, ये आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले यूनिट पे सीखोगे। साथ ही साथ आप इस यूनिट में अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में भी सीखोगे। आप सीखोगे बहुत सारे अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। वो रेशियोज कैसे हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होते हैं, हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट को कैसे इंफॉर्मेशन वो सप्लाई करते हैं, वो सब आप यूनिट नंबर 4 में अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में सीखोगे। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 5। इसमें आप सीखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है सर? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो अपने बिजनेस के कैश के आने और जाने के बारे में, मतलब आपके बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और आपके बिजनेस से कितना कैश जा रहा है, उसके बारे में आप जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हो उस स्टेटमेंट को ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाया जाता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो ये भी आपने क्लास 11 के अकाउंट्स में पढ़ा होगा, एक प्रॉपर डेडिकेटेड चैप्टर बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सीखोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट आप सीखोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा और आपको हर एक टॉपिक को, हर एक न्यूमेरिकल को यहाँ पे लाइव सॉल्व करके फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। आपको पता होगा ऑलरेडी हमने शिखर बैच लॉन्च किया है, जिसमें हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि इस साल आपका जो भी बैच हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए आपसे एक सिंगल पेनी, एक पैसे की भी कीमत उसके लिए आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। टोटली आपको जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ्स और पीपीटीज आप देख रहे हो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, बट इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, उसकी जानकारी हम आपको एंड में बताएंगे। चलिए, तो टोटल आपके 5 यूनिट्स हैं बेटा। कौन कौन से यूनिट्स के नाम है? सबसे पहले यूनिट में आप पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में। थर्ड यूनिट में आप पढ़ोगे कंपनी अकाउंट्स एंड डिबेंचर्स के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज के कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में सीखोगे। एंड साथ ही साथ आप यूनिट नंबर 4 में सीखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे उनका विश्लेषण किया जाता है। एंड यूनिट नंबर 5 में आप सीखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब सिलेबस के हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम आपकी बुक की बात करें तो अकाउंटेंसी की बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
पार्ट ए एंड पार्ट बी। अगर आप मार्केट में एनसीईआरटी की बुक लेने जाओगे अकाउंटेंसी की, तो पार्ट ए में आपको अकाउंटिंग फॉर एनपीओ और पार्टनरशिप से संबंधित सारे चैप्टर्स मिलते हैं, और पार्ट बी में आपको कंपनी से संबंधित, कंपनी के अकाउंटिंग से संबंधित सारे चैप्टर्स मिलते हैं, जैसे कि कंपनी के अकाउंट्स, जैसे शेयर कैपिटल के बारे में, डिवेंचर के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, ये सब आपको पार्ट बी में देखने को मिलता है। पार्ट ए में आपको पार्टनरशिप फर्म और एनपीओ, जो मैंने आपको बताया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी पूरी अकाउंटिंग आपको पार्ट ए में सिखाई जाती है। बहुत सारे ऐसे बुक्स है मार्केट में अलग अलग बोर्ड्स के, जहां पे एक ही बुक के अंदर दोनों ही पार्ट को कवर किया गया है, बट बहुत सारे ऐसे बुक्स भी हैं जहां पे दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग पुस्तकों में कवर किया गया है, अलग अलग बुक्स में कवर किया गया है। तो यहीं पे आप, यहाँ पे यही बात बताई गई है। देखिए पार्ट ए में क्या क्या आप पढ़ोगे, पार्ट ए में आप पढ़ोगे पार्टनरशिप फॉर्म्स और एनपीओ के अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें आपका यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर एनपीओ है और यूनिट 2 आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स है। फिर आप पार्ट बी में पढ़ोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका एनालिसिस, साथ ही साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस, मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सर यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे। आपने ये तो बता दिया कि यूनिट 1 का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस यूनिट के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो आपने ऐसे संगठनों का नाम सुना होगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुना होगा जिनको एनपीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनपीओ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका लाभ कमाना मकसद नहीं है, जो सोसाइटी में चैरिटेबल पर्पस के लिए खोले गए हैं, सोसाइटी के कल्याण के लिए खोले गए हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खोले गए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये पूरा आप यूनिट 1 में सीखोगे। देखो यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले आप इसमें सीखोगे कि एनपीओ किसे कहते हैं, एनपीओ क्यों स्टैब्लिश किया जाता है। एनपीओ कुछ स्टैब्लिश किया जाता है फॉर सोशल पर्पस, कुछ चैरिटेबल पर्पस से स्टैब्लिश किया जाता है, कुछ एजुकेशनल पर्पस से स्टैब्लिश किया जाता है। इसके अलावा आप इसमें सीखोगे कि कैसे इसकी पूरी अकाउंटिंग होती है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट अकाउंटिंग इन एनपीओ, कैसे आप एक्यूरेसी के साथ अकाउंटिंग करते हो और अकाउंटिंग करना एनपीओ में क्यों जरूरी है, ये सब आप यूनिट 1 में सीखोगे। यूनिट 2 की बात करें, सॉरी यूनिट 1 में और भी चीजें हैं। जैसे यूनिट 1 में आपने सबसे पहले बात कर लिया कि अकाउंटिंग आप करोगे। अब अकाउंटिंग में कौन कौन से आपको खाते बनाने होंगे, तो मेनली एनपीओ के अंदर 3 चीजें आपको बनानी होती है। सबसे पहला होता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है आपका बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप सीखते हो कि जो भी बिजनेस में पैसा आ रहा है और जो बिजनेस से पैसा जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप अपने बिजनेस का टोटल इनकम देखते हो, टोटल एक्सपेंडिचर देखते हो, और फिर आप सरप्लस निकालने की कोशिश करते हो। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकालने की कोशिश की थी जब आप क्लास 11th में अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, प्रॉफिट या लॉस जब आप निकालते थे इनकम और एक्सपेंस को मैच करके, वैसे ही यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस को मैच करके आप सरप्लस या डेफिसिट निकालोगे। जैसे उसको प्रॉफिट या लॉस बोल रहे थे, यहाँ पे उसको टेक्निकली प्रॉफिट या लॉस ना बोल के सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम करेंगे। अभी मैं समझ रहा हूँ ये सिलेबस डिस्कशन का वीडियो है तो बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 पे आते हैं सीधा। यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे सर हम? यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ोगे पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में, जिसका थियोरेटिकल टॉपिक आपने क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। एक चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको पढ़ाया गया था कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप के क्या एडवांटेजेस होते हैं, पार्टनरशिप के क्या लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ पे आप पार्टनरशिप की कोर अकाउंटिंग सीखोगे। पार्टनरशिप में कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। जैसे बेसिकली हम बात करें तो दो चार खाते ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे 4-5 खाते हैं जो पार्टनरशिप के अंदर बनाए जाते हैं। तो उन खातों को कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, ये सारा आप यूनिट 2 में पार्टनरशिप फॉर्म वाले यूनिट 2 सीखोगे। अब इसमें अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म्स अपने आप में एक यूनिट है और इस यूनिट में तमाम सारे चैप्टर्स हैं। इसमें आपको सबसे पहला चैप्टर मिलेगा पार्टनरशिप फंडामेंटल के नाम से, जिसमें आपको पार्टनरशिप के बारे में बेसिक बात बताई जाएगी कि पार्टनरशिप क्या होता है। अगेन जो अपने क्लास 11 में पढ़ा था वही चीज, वही थियरी दोबारा पढ़ाई जाएगी। पार्टनरशिप किसे कहते हैं और पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, क्या लिमिटेशंस होते हैं, पार्टनरशिप के कितने टाइप्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये सब आप पढ़ोगे। फिर आप आओगे कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि आपको पढ़ाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है,
ये पूरा आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल के पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। फिर आता है आपका गुडविल नाम का एक चैप्टर, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि पार्टनरशिप में गुडविल क्या होता है। बिजनेस का जो ब्रांड या रेपुटेशन होता है उसको टेक्निकली हम गुडविल कहते हैं। तो गुडविल के बारे में आप डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में देखोगे। फिर आप आओगे थर्ड चैप्टर पे, जिसमें आप पढ़ोगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब आपके पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो एडमिशन पे कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, कैसे एंट्रीज की जाती है, कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आप सीखोगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में। अगर कोई पार्टनर हमारे पार्टनरशिप से को छोड़ के चला जा रहा है या फिर कोई पार्टनरशिप से हमारा पार्टनर मर जा रहा है तो उस केस में उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, उसका एक अलग डेडिकेटेड चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के नाम से। एंड लास्ट चैप्टर है आपका जिसमें आप पढ़ोगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को आपको डिसॉल्व करना है यानी कि बंद करना है तो बंद करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे अकाउंटिंग की जाएगी, ये पूरा आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे। और यहीं पे आपका पार्ट ए पूरा खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपका मेनली कंपनी के बारे में आप पढ़ोगे। देखो ये पूरा चीज हमने आपको यही बता दिया, यहाँ पे अलग से दिया है। जैसे यहाँ पे दिया गया यूनिट 2 में आप पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में सीखोगे। यहाँ पे थियरी पढ़ाया गया है, थियरी के बारे में बताया गया कि आप थियरी के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से अकाउंट्स खोले जाएंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो खोला जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को खोलने के मेंटेन करने के दो मेथड्स होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं, वो आप सीखोगे। फिर यूनिट 2 मैंने आपको बता ही दिया, यूनिट 2 नहीं है चैप्टर 2 है आपका यूनिट 1 का। यूनिट 1 क्या था, यूनिट 1 नहीं यूनिट 2 जिसका नाम था पार्टनरशिप फॉर्म्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, उसका ये चैप्टर 2 है। समझ में आ रहा ना। टोटल आपका सिलेबस 5 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 जो पहले से अकाउंटिंग फॉर एनपीए के लिए डेडिकेटेड है उसमें बस एक ही चैप्टर है। यूनिट 2 में आपके 4-5 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल। यूनिट 2 क्या था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, उसमें पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। फिर दूसरा चैप्टर गुडविल है, यहाँ पे लिखा गया है। तीसरा चैप्टर आगे बात करेंगे, देखो तीसरा चैप्टर है आपका एडमिशन के बारे में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, वही एडमिशन जब होता है, नया पार्टनर आता है तभी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया वाला कैसे निकालते हैं, पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ये आप सीखोगे इसमें। एडमिशन ऑफ पार्टनर मैंने आपको बता दिया। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, रिटायर कर रहा है आपके पार्टनरशिप फॉर्म में, अब वो बिजनेस आपके साथ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस केस में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे उस पूरे रिटायरमेंट को कैसे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज किया जाएगा, ये आप यहाँ पे सीखोगे। फिर डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब अगर पार्टनर कोई मर गया तो उसकी जगह पे क्या होगा, क्या कोई नया पार्टनर आएगा उसके फैमिली से, या फिर उसको पूरा खत्म कर दिया जाएगा, उसको बिजनेस से हटा दिया जाएगा। ये पूरा ट्रीटमेंट आप इस वाले चैप्टर में देखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो चैप्टर है आपके यूनिट 1 का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यूनिट 1 नहीं, मैं बार बार यूनिट 1 बोल रहा हूँ। यूनिट 2 का जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को अगर आपको बंद करना है, पूरी तरह से क्लोज करना है, तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, क्या उसका लीगल प्रोसीजर है, इसके अलावा क्या उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, कैसे एसेट्स को बेचा जाता है, कैसे इनकम आती है, कैसे डेट्स को पे ऑफ किया जाता है, ये सब कुछ आप यहाँ पे सीखोगे। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 3 जिसमें आप पढ़ते हो कंपनी अकाउंट्स के बारे में। कंपनी अकाउंट में सबसे पहले आप पढ़ते हो शेयर कैपिटल के बारे में। यहाँ पे डिबेंचर लिखा गया है, थोड़ा सा ये गड़बड़ी है, आपको बता दे रहा हूँ। यूनिट 3 में आप शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स दोनों के बारे में पढ़ते हो। इसके बारे में पढ़ते हो भाई, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। आपने क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में जब कंपनी के टाइप्स पढ़े होंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो वहां पे आपको थोड़ा सा शेयर के टाइप्स के बारे में भी जानकारी दी गई होगी कि कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं, और वहां पे आपको बताया भी होगा कि कंपनी में शेयर का कंसेप्ट होता है, शेयर एग्जैक्टली क्या होता है। तो वही जो शेयर आपने वहां पे पढ़ा था, उसी शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देखते हैं। आगे आप यूनिट नंबर 3 में पढ़ोगे कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक तरीका है,
सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक तरीका है जो आपने क्लास 11 के अकाउंट में सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। वैसे ही जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, कौन से आइटम की रिकॉर्डिंग किस हेडिंग के अंदर होती है, ये सब कुछ आप इस चैप्टर में सीखोगे। ये पार्ट बी का ओवरव्यू बताया गया है, ये तो आप जानते ही हो। हाँ, ये एक चैप्टर। उसके बाद जब आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ लोगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके उससे कंक्लूजन निकाला जाता है, ये आप इस चैप्टर में सीखोगे। फिर आता है आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, अकाउंटिंग रेशियोज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और ये बच्चों को बहुत ही लेंदी चैप्टर भी लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में तमाम सारे अकाउंटिंग रेशियोज की चर्चा की गई है और इस चैप्टर के अंदर हर एक अकाउंटिंग रेशियो की आपका एक अपना एक अलग मेथड है, तो सारा मेथड बच्चों को याद नहीं रहता है। तो हालांकि उसकी चिंता लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, अमृत राय यहाँ पे खड़ा है आपको यही चीज सिखाने के लिए। तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक टॉपिक को हम सॉल्व यहाँ पे लाइव आपको करवाने वाले हैं। तो अकाउंटिंग रेशियोज की बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर हम? लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ोगे आप, सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ोगे, एक्टिविटी रेशियो के बारे में पढ़ोगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में पढ़ोगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का क्या फॉर्मूला है, एप्लीकेशन कैसे होता है, ये सब कुछ आप इन सारे रेशियोज के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, लास्ट आपका जो यूनिट है उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो कि आपके बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और आपके बिजनेस से कितना कैश जा रहा है। तो जिस स्टेटमेंट के अंदर अपने कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करते हो, उसी स्टेटमेंट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाने का एक फॉर्मेट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर दिया गया है, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपने क्लास 11 के अकाउंटिंग में पढ़ा था। समझ में आ रही है बात? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 भी आपको पढ़ाया गया होगा, लगभग 28-29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको वहां पे पढ़ाए जाते हैं क्लास 12 के अकाउंटिंग में। तो वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, क्योंकि इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा, और उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हो। इस पे न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, काफी सारे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी इसमें काफी सारे दिए रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर। देखो उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है कि जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें कैश फ्लोज को, मतलब कैश का जो आना जाना है, उसको 3 एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे को हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरे को हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको बताया गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पे आपको बताया गया है। मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी ये सिलेबस इंट्रोडक्शन का वीडियो है, आपने अभी सिलेबस चैप्टर के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, लेकिन हमने जो पीपीटी बनाया है हमने इस पर्पज से बनाया ताकि आप जब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवाइज करो तो आप इन टॉपिक्स को देख के रिवाइज कर पाओ। ठीक है, इन टॉपिक्स का बस को देख के एक बार इस पे एक बस स्नैपशॉट व्यू लेके आप पूरा टॉपिक को रिवाइज कर पाओ, इसीलिए हमने बहुत डिटेल में इसको दिया है। चलो, यूनिट नंबर 5 हमने बताई दी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि सिलेबस कौन कौन सा आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब लास्ट में मैं आपको जाते जाते स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूं कि कैसे आप जीरो से हीरो तक का सफर कर सकते हो। मतलब कैसे आप आज अकाउंटेंसी में जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कुछ पता ही नहीं है, तो इस समय इस स्थिति में हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि हम अपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी तो ये कहता है कि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं, सिलेबस को भाई कंप्लीट करना है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि सर इस चैप्टर से या इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो बेटा एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो उसी टॉपिक से क्वेश्चन देगा जो टॉपिक आप छोड़ के गए। सो बी अलर्ट, बी केयरफुल। दूसरी चीज, 80-20 का रूल भी हमें अप्लाई करना होता है भाई।
ये 80-20 रूल क्या होता है सर? चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट में एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जहां से एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछता है। तो हमें उस टॉपिक पे इतना अच्छा कमांड बनाना है कि उस टॉपिक से एग्जामिनर चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। सो बी अलर्ट एंड बी केयरफुल अबाउट दिस 80-20 रूल। ये 80-20 रूल क्या कहता है कि कुछ ऐसे आपके सिलेबस में ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जिसको आप 80% पढ़ते हो, मतलब उससे बहुत मेहनत आप करते हो, उससे क्वेश्चन आता है 20%। मतलब ऐसे टॉपिक्स कुछ होंगे आपके सिलेबस में जो आपको बहुत पसंद आएंगे और खूब पढ़ोगे, आप एकदम जान लगा के पढ़ोगे, लेकिन उससे आएगा कितना बाबू? 20%। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे आपके सिलेबस में जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, आपके एग्जामिनर को पसंद होंगे, और वो टॉपिक सिलेबस का वेटेज उसमें 20% होगा, मतलब टोटल सिलेबस का 20% वेटेज उस टॉपिक का होगा, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे 80%। तो बी अलर्ट अबाउट दोस टॉपिक्स जिनका सिलेबस तो कम है लेकिन एग्जाम में वेटेज ज्यादा है। हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराएंगे और आपको ये अनुभव हो जाएगा पीवाईक्यूज देख के कि कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से बनते हैं और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है, वो आप पीवाईक्यूज से एनालाइज कर पाओगे। सो बी केयरफुल अबाउट दिस 80-20 रूल। लेकिन पहले तो भाई सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है? लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मुझे पता है कि आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, आप हर एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा अटेंशन तो नहीं दे सकते हो, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हो कि एक सब्जेक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर बहुत ज्यादा अटेंशन दिया और बाकी सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया, बस याद कर लिया, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा नहीं तो वो हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन जो टॉपिक्स एग्जामिनर के फेवरेट है उसमें कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे, कितना भी अंदर से पूछे, कितना भी डीप में पूछे, हमारे पास उस सवाल का जवाब तैयार होना चाहिए। तीसरी जो चीज एक टॉपर को सबसे अलग बनाती है वो होती है टॉपर का इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल चैप्टर्स। आप कहोगे कि सर आप तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो, अभी आपने कहा 80-20 रूल लगाओ, फिर आप कह रहे हो इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल चैप्टर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा आपको सारे चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, मतलब हर एक चैप्टर को बराबर मन से पढ़ना है। ये नहीं कि ये चैप्टर मुझे पसंद है, फॉर एग्जांपल बच्चों को अक्सर पसंद आ जाता है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में दिन भर लगे हैं, शेयर कैपिटल में री इशू लगा रहे हैं, फोर फीचर लगा रहे हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट लगा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म था, और वो तो हम पढ़े थे लेकिन उतना ध्यान से नहीं पढ़े थे, और वहीं से क्वेश्चन आ गया, अटक गए। 80-20 रूल काम करता है लेकिन हमेशा काम नहीं करता भाई। द पेपर इज गोइंग टू बी अनएक्सपेक्टेड। हालांकि हम ये बोल सकते हैं आपको कि हम जो पढ़ाएंगे उसमें से 70-80% क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाएगा, बट फिर भी मैं कहता हूं कि पेपर इज अनएक्सपेक्टेड। मैं कोई भगवान नहीं हूं, पेपर बनाने वाला कोई और है और मैं कोई और हूं। पेपर बनाने वाला किसी और रूम में बैठ के पेपर बना रहा है और मैं किसी और रूम में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं। सो आई कांट डिसाइड, आई कांट से 100% विद 100% श्योरिटी की जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो गलत बोल रहा है भाई आपसे, ठीक है? तो प्लीज इस बात को समझिएगा आप लोग। इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल चैप्टर्स का मतलब है कि आपको सारे चैप्टर्स को बराबर पहले पढ़ लेना है। पहली बार जब आप चैप्टर्स को पढ़ोगे तो पहले बार में आपको बराबर सारे चैप्टर्स को पढ़ लेना है। जब आप रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम्स जब आप रिवाइज करोगे, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आसान होंगे, उनका रिवीजन नहीं भी करोगे तो आपको याद है। जैसे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के जो बेसिक 2-3 चैप्टर शुरुआत के हैं वो आप एक बार दो बार पढ़ लिए आपको याद हो जाएगा, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बार बार पढ़ोगे फिर भी भूल जाओगे। तो जो टॉपिक्स आप बार बार पढ़ने के बाद भूल जा रहे हो उस टॉपिक पे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको ज्यादा अटेंशन दिया तो बाकी को छोड़ दिया, उसको भी अटेंशन देना है जितना वो डिजर्व करता है। समझ में आ रही है बात? तो पहली बार जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे यू हैव टू कंप्लीट एवरी चैप्टर विथ इक्वल इंपॉर्टेंस विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है? चौथी चीज जो एक टॉपर को अलग बनाती है वो होता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। देखो पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, पढ़ाई आप भी कर रहे हो, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों विद्यार्थी हैं अलग अलग बोर्ड में, कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है, एमपी बोर्ड से पढ़ रहा है, सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यूपी बोर्ड में ही लगभग 50 लाख बच्चे होते हैं, सीबीएसई बोर्ड में करोड़ों बच्चे होते हैं। अब सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें से
रैंक 1 पे एक ही बंदा क्यों आता है? और जो रैंक 1 पे आता है क्या खासियत होती है उसमें? क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करता है भाई। वो बस पढ़ाई कर लेने मात्र को पढ़ाई पूरी मानता ही नहीं है, और पढ़ाई सच में पूरी नहीं होती जब आप पढ़ाई कर लेते हो केवल। तो आपने सिलेबस को कंप्लीट किया, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लेने से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो गई है ना। यू आर नॉट रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन, यू आर रेडी विथ योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस के साथ तैयार हो, ठीक है मैं मानता हूँ, बट यू आर नॉट रेडी विथ योर एग्जामिनेशन। क्योंकि आपने जो सिलेबस कवर किया वो 6 महीने में पढ़ा, आपको वो 6 महीना या 8 महीने का सिलेबस 3 घंटे में कैसे एग्जामिनर को प्रेजेंट करके देना है, एग्जामिनर आपको 100 में से 100 मार्क्स दे, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपकी प्रैक्टिस, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। और ये 100 में से 100 तभी आ पाएगा जब आप एग्जाम देने से पहले कई बार एग्जाम दे चुके होंगे। क्या कह रहे हैं सर आप? एग्जाम देने से पहले कई बार एग्जाम दे चुके हो, क्या मुझे अटेम्प्ट लेना है? नहीं भाई, एग्जाम देने से पहले कई बार एग्जाम देने का मतलब ये है कि आप अपना मेन एग्जाम लिखने से पहले, अपना बोर्ड एग्जाम लिखने से पहले आप कई बार खुद पे घर से 3-3 घंटे का अलार्म लगा के, वो क्या स्टॉप वॉच लगा के, आपने अगर कई बार क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कर लिया है, ट्रस्ट मी आप एग्जाम में फोड़ने वाले। तो पहला काम तो सिलेबस कंप्लीट कर लो, 80-20 रूल भी लगा लेना भाई। सब्जेक्ट्स को पहली बार जब पढ़ रहे हो, चैप्टर्स को पहली बार जब पढ़ रहे हो, तो सारे टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, उसमें कोई बायसनेस मत करना। एंड वंस यू आर डन विथ ऑल ऑफ दिस, देन यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने भी पिछले सालों के क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड ट्रस्ट मी, कभी कभी तो ऐसा होता है एग्जामिनर वही क्वेश्चन दे देता है जो पिछले साल पूछा गया था। एंड डोंट वरी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम खुद यहाँ पे लाइव आके आपके इस चैनल पे कराने वाले हैं। हमारे पूरे टीचर्स जो है वो आपको कराने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। तो बस आपको बने रहना है। तो ये 4 जो कॉमन स्ट्रेटजी है जो एक व्यक्ति फॉलो करता है अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। लेकिन एक जो स्ट्रेटजी और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक टॉपर फॉलो करता है, वो होता है, टॉपर क्या मतलब हर एक व्यक्ति फॉलो करना चाहिए, टॉपर तो फॉलो करता ही है। देखिए आपके लाइफ में कभी कभी ऐसा फेज आएगा ना जब आप बहुत बिजी हो जाओगे, या फिर कोई मेडिकल इशू हो जाएगा घर में, या फिर आपके साथ, भगवान न करे कभी ऐसा हो, और उस समय आप ढीले पड़ जाते हैं। जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है फिर आप कहते हो यार प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो पढ़ाई कर लेंगे। ऐसे काम नहीं चलता है भाई, ऐसे कभी काम नहीं चलता है। अगर आप यही करना चाह रहे हो ना कि भाई मन ठीक है, शरीर ठीक है तो पढ़ाई कर लिया, मन ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है तो पढ़ाई नहीं किया, नहीं भाई, पढ़ाई जो भी कर रहे हो आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो भी चीज कर रहे हो, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो, या पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। एक बार पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है भाई, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना होगा, रोज प्रैक्टिस करना होगा। वंस यू आर डन विथ योर सिलेबस, वंस यू आर डन विथ योर रिवीजन, रोज आपको प्रैक्टिस करना होगा। एंड ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर लिए, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिए, पीवाईक्यूज का 10-15 क्वेश्चन साल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिए, 10 साल का, 15 साल बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 साल का, पिछले 10 सालों का भी प्रैक्टिस आपने कर लिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट, यू आर गोइंग टू रॉक योर एग्जामिनेशन। कोई भी ताकत दुनिया की आपको नहीं रोक सकती। ठीक है, चलिए, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सिलेबस, और सिलेबस के साथ ये मास्टरपीस स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताया, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर बुरा लगा तो भाई बता देना कमेंट में क्या चीजें बुरी लगी आपको। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ।